हेलो दोस्तों, आप सभी का तिवारी सर केमिस्ट्री वाला में स्वागत है। तो आज मैं पुनः क्लास 10th रसायन विज्ञान से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आ गया हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर एल्केन यौगिक के संरचना सूत्र पर आज हम लोग बात करेंगे। एल्केन क्या है, इसके बारे में हमने आपको इसके पहले वाले वीडियो में जानकारी दिया है, जिसमें आपने पढ़ा था कि कार्बन कार्बन के बीच में अगर एकल बंध है तो ऐसे कंपाउंड को हम लोग एल्केन कहते हैं। अगर सिंगल बॉन्ड इनके बीच मिल रहा है तो इनको एल्केन कहते हैं। और एल्केन का सामान्य फार्मूला बच्चों क्या होता है? CnH2n+2 होता है। ये याद रखिएगा, बोर्ड परीक्षा में आता है। और इसके आधार पर हम लोग कुछ कंपाउंड्स ज्ञात किए थे एल्केन का, जैसे यहाँ कुछ लिखा हुआ है, जैसे CH4 है, C2H6 है, C3H8 है। ये सब तुम्हारे एल्केन के यौगिक है। अब इन्हीं यौगिकों का, जैसा कि हेडिंग लिखा हुआ है, एल्केन यौगिक का संरचना सूत्र बनाइए। तो एल्केन यौगिकों के संरचना सूत्र पे आज हम लोग बातचीत करना चाहते हैं। इसके लिए एक बात ध्यान रखो कि तुम्हारे एल्केन यौगिक में कौन सा एलिमेंट मुखिया का काम कर रहा है। तो तुम्हारे एल्केन यौगिक में जो कार्बन तत्व है ना, ये मुखिया का काम कर रहा है, कार्बन तत्व। तो कार्बन तत्व मुखिया है, इसलिए आपको इस मुखिया की संयोजकता पता होनी चाहिए। मुखिया कौन है बच्चों? कार्बन तत्व है। तो इस कार्बन की संयोजकता आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा कि कार्बन की संयोजकता 4 होती है। कितनी होती है बच्चों? 4 होती है। इसीलिए कार्बन को चतुसंयोजक तत्व भी कहते हैं। इसका नाम क्या है बच्चों? चतुसंयोजक तत्व। 4 संयोजकता धारण करने वाला तत्व। ठीक है। तो अगर हम लोग मीथेन का संरचना सूत्र बनाएं, पहला कंपाउंड हमारा है CH4, और CH4 को आप सभी लोग इसका रासायनिक नाम IUPAC के इसमें जानते हो, इसको मीथेन कहते हैं। तो मीथेन का अगर संरचना सूत्र बनाना है तो सबसे पहले हमको कार्बन लिखना पड़ेगा। कार्बन की संयोजकता हमने बताया 4 होता है, तो आपको 4 एकल बंध ऐसे बना देना है। इस कार्बन के चारों तरफ मिलाकर 4 एकल बंध बना देना है। सभी एकल बंध से हाइड्रोजन को जोड़ देना है। हाइड्रोजन कितने हैं बच्चों? यहाँ 4। तो एक एक हाइड्रोजन इन एकल बंधों से आप जोड़ दीजिए। इस तरह से तुम्हारे मीथेन का संरचना सूत्र बनकर तैयार हो जाता है। दूसरा कंपाउंड आपका क्या है बच्चों? देखो, दूसरा कंपाउंड है C2H6, जिसे हम लोग एथेन कहते हैं। अब ये नाम अगर जिन लोगों को नहीं आ रहा है उनको घबराने की जरूरत नहीं है। यह नामकरण आगे इसी के बाद मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। ठीक है। अभी आप इतना जानो कि C2H6 को रासायनिक रूप से IUPAC केस में इथेन बोला जाता है। तो अब इस समय हम लोग क्या देख रहे हैं? संरचना सूत्र। तो इस सूत्र में बताओ कितने कार्बन दिख रहे हैं? 2। तो 2 कार्बन दिख रहे हैं। 2 कार्बन को आप इस तरीके से एक दूसरे से कुछ दूरी पर ऐसे दिखा दो। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि प्रत्येक कार्बन के पास 4 एकल बंध होते हैं, तो 4 एकल बंध इस तरीके से हम दिखाएंगे। इसके पास भी 4 दिखा दीजिए। और इस तरह होता क्या है कि ये 2 कार्बन जब एक दूसरे के निकट आते हैं तो इनका ये एकल बंध आपस में जुड़ जाता है। और इस तरह हम देख रहे हैं कि प्रत्येक कार्बन के पास 3 वैलेंसी फ्री हो गई। अब यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं? 6 है। तो 3 हाइड्रोजन पहले कार्बन के पास आ जाएगा और बचे हुए 3 हाइड्रोजन दूसरे कार्बन के पास आ जाएंगे। ठीक है बच्चों। तो कुछ इस प्रकार से तुम्हारे एथेन का संरचना सूत्र
बनता है। अब यदि हम लोग तीसरा कंपाउंड लें तो तीसरा कंपाउंड हमारे पास क्या है बच्चों, C3H8। तो C3H8 को क्या कहते हैं जानते हो? इसको कहते हैं प्रोपेन। क्या कहते हैं बच्चों? प्रोपेन। ठीक है। अब जैसा कि देख रहे हो इसके मॉलिक्यूलर फार्मूले पे कितने कार्बन है? 3 कार्बन है। तो एकदम इसी क्रम के अनुसार काम करो, 3 कार्बन ले लो, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, ऐसे 3 कार्बन ले लो। प्रत्येक कार्बन की संयोजकता अभी हमने क्या बताया बच्चों, 4 होती है। तो 4 एकल बंध ऐसे बना दो, 4 एकल बंध इस तरीके से बना दो। अब यहां हम देख रहे हैं कि इस कार्बन का और इस कार्बन की, यानी इन दोनों कार्बन की ये एकल बंध आपस में जुड़ जाएंगे। इस तरह से ये दोनों कार्बन एक दूसरे से कनेक्ट हो गए। अब अगला जो कार्बन है वो इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये क्या है, एकल बंध है। तो इस कार्बन के बीच में एकल बंध है और यहाँ भी एकल बंध है। अब यहाँ इस कार्बन के पास कुल कितने बंध फ्री हो रहे हैं, 3। तो प्रत्येक फ्री बंध के साथ एक एक हाइड्रोजन जोड़ दो, और इसी तरह इन दोनों कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन जोड़ दो। इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन जोड़ दो। तो अगर हम लोग सभी हाइड्रोजन को गिने तो हमारा ये हाइड्रोजन की संख्या कंप्लीट हो जाती है। तो इस प्रकार से हमने आपको एल्केन यौगिक के 3 महत्वपूर्ण संरचना सूत्रों की जानकारी प्रदान किया है, जिसमें पहला है मेथेन, दूसरा है एथेन, एक ही एथेन है, और तीसरा है प्रोपेन। तो तीनों यौगिकों के संरचना सूत्र कुछ इस नियम से बनाए जाते हैं। ठीक है बच्चों, इधर कुछ मेजर पॉइंट लिखा हुआ है, ये एक तरह से इसको ट्रिक कहा जाता है। अब इस ट्रिक को आप अपने दिमाग में अगर बना के रखेंगे तो आसानी से बताए गए पॉइंट को कभी भी सॉल्व कर सकते हैं, और बोर्ड परीक्षा में अगर आपको अच्छा नंबर पाना है तो इन ट्रिकों की सहायता आपको लेनी पड़ेगी। तो अब हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं एल्केन के यौगिकों का IUPAC नामकरण। एल्केन के यौगिकों का IUPAC नाम कैसे लिखा जाता है। ठीक है बच्चों, आइए संरचना सूत्र के बाद अब इनके नामकरण की तरफ चलते हैं। एल्केन यौगिक का IUPAC नामकरण ये देखेंगे। अब एल्केन यौगिक का IUPAC नामकरण, IUPAC नामकरण। ठीक है बच्चों, अब ये बताओ कि IUPAC का पूरा नाम क्या होता है। सबसे पहला प्रश्न तो यही आ रहा है कि आपकी परीक्षा में कई बार ये प्रश्न आया हुआ है कि IUPAC का पूरा नाम क्या होता है। तो जैसा कि मैंने पिछले क्लास में आपको बताया भी था, पिछले वीडियो में आपने देखा भी होगा कि IUPAC का पूरा नाम आपको बताया जा चुका है, लेकिन पुनः मैं इसका पूरा नाम एक बार लिख देता हूँ, तो जो लोग वीडियो को नहीं देखे हैं वो अपना जानकारी प्राप्त करेंगे। तो देखो IUPAC का पूरा नाम क्या है बच्चों, जरा ध्यान दीजिए। IUPAC का पूरा नाम इस समय मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सभी लोग अपना ध्यान ब्लैक बोर्ड पर फोकस करेंगे। ठीक है, देखो मैंने आपको बताया था कि आई मीन्स होता है इंटरनेशनल। आई मीन्स बच्चों इंटरनेशनल होता है, और यू का अर्थ होता है यूनियन। उसके बाद ऑफ लगा दो। पी का अर्थ होता है प्योर।
ए का अर्थ होता है अप्लाइड और सी का अर्थ होता है बच्चों केमिस्ट्री। जो सब्जेक्ट इस समय पढ़ रहे हो उसकी अंग्रेजी आपको लिखनी है केमिस्ट्री। तो इस प्रकार से IUPAC पूरा नाम इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री होता है। ठीक है, इसको सब लोग याद कर लेना, ये बोर्ड परीक्षा में आ सकता है इस बार। चलिए, तो हम लोग बात कर रहे हैं कि एल्केन यौगिकों का IUPAC नामकरण लिखने का नियम क्या होता है, यानी इसका नियम हम लोग देखेंगे। ये तो पूरा नाम हमने आप लोगों को बताया कि इस तरह से पूरा नाम इनका लिख सकते हो। और अगर हम लोग नियम की बात करें तो एल्केन यौगिकों का IUPAC नाम लिखने के कुछ विशेष नियम हैं जिन पर आपको ध्यान देना है। ठीक है बच्चों, पहला नियम क्या है? पहला नियम तो ये है कि आप ये पहचानो कि तुम्हें दिया गया यौगिक एल्केन है कि नहीं। इसके लिए आप पहचानेंगे कैसे? कार्बन कार्बन के बीच में अगर एकल बंध है तो समझ जाना कि जो यौगिक सामने दिया गया वो एल्केन का यौगिक है। ठीक है, दूसरी बात दूसरी बात ये कहा जा रहा है कि IUPAC नेम लिखने के लिए आपको ये विशेष प्रकार का फार्मूला ध्यान रखना है। फार्मूला क्या कहता है? फार्मूला कहता है अल्क नेम प्लस अनुलग्न का नाम, ये फार्मूला कहता है। ठीक है बच्चों, अल्क नेम में अनुलग्न का नाम जब हम जोड़ते हैं तो हमें यौगिक का IUPAC नाम प्राप्त हो जाता है। अब यहाँ प्रश्न उठता है बच्चों कि अल्क नेम का अर्थ क्या है? अल्क नेम कार्बन की संख्या पर निर्भर होता है बच्चों। किस पर निर्भर होता है? कार्बन की संख्या पर। ठीक है, जबकि एल्केन में जो अनुलग्न का नाम है बच्चों वह एन के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। अनुलग्न का नाम यहाँ क्या है बच्चों? एन। एन शब्द यूज करना है। अब अगर हम लोग कार्बन की संख्या पर ध्यान दें तो कार्बन की संख्या कुछ भी हो सकती है। जैसे अगर कंपाउंड में एक कार्बन है तो यहां पर अल्क नेम मेथ का प्रयोग करो। 2 कार्बन है, एथ का प्रयोग करो। 3 कार्बन है, प्रोप का प्रयोग करो। 4 कार्बन है तो ब्यूट का प्रयोग करो। 5 कार्बन है, पेंड का प्रयोग करो। यदि 6 कार्बन दिख रहा है तो एक्स का प्रयोग करो। ये कुछ नाम है बच्चों जिनकी सहायता लेते हुए हम लोग आसानी से एल्केन यौगिक का IUPAC नाम लिख सकते हैं। ठीक है, अब जैसे अगर उदाहरण देखा जाए तो मैं आपको उदाहरण दिखाता हूं। उदाहरण पर ध्यान दो। जैसे बच्चों देखो, एल्केन का पहला यौगिक कौन है? CH4। अब अगर हम लोग CH4 को ध्यान से देखें तो जरा बताओ इसमें कार्बन की संख्या कितनी है? 1 है। तो 1 कार्बन के लिए हमने क्या नाम बताया? मेथ। अल्क नेम क्या यूज होता है बच्चों? मेथ। और मेथ में हमें जोड़ना है क्या? अनुलग्न नाम जोड़ना है। अनुलग्न नाम क्या बताया गया बच्चों? एन। अब इस तरह से मेथ और एन जब जुड़ेंगे तो इसका पूरा नाम निकल के क्या आएगा बच्चों? मेथेन।
क्या आ गया? मीथेन। इसी तरह अगर C2H6 के बारे में हमें जानना है कि C2H6 का IUPAC नियम क्या होगा, तो पहले यहाँ देखो कार्बन कितने हैं, 2 कार्बन है। 2 कार्बन के लिए हमने क्या बताया? एथ। और एथ में जोड़ना क्या है बच्चों? एन। क्यों? क्योंकि यह यौगिक आपका एल्केन का यौगिक है और एल्केन की यौगिक के लिए अनुलग्न नाम एन का प्रयोग किया जाता है। तो अगर हम इसमें जोड़ देते हैं तो नाम बन जाता है इथेन। इसी प्रकार अगर C3H8 दिया हुआ है तो आप यहाँ पे 3 कार्बन आ गया। 3 कार्बन के लिए देखो बच्चों क्या लिखा है? प्रोप। तो प्रोप में एन जुड़ जाएगा बच्चों, तो क्या नाम बनेगा? प्रोपेन। ठीक है। अब मान लो कि अगर C4 दे दिया, C4H10, तो इनका नाम क्या हो जाएगा बच्चों? ब्यूट में जुड़ेगा एन और नाम हो गया ब्यूटेन। ठीक है। इसी तरह अगर 5 कार्बन वाला एल्केन है तो 5 कार्बन के लिए देखो पेंट। पेंट में जुड़ेगा एन और नाम बनेगा पेंटेन। तो इस तरह से हम लोग एल्केन के यौगिकों का IUPAC नाम आसानी से लिख सकते हैं। इसके लिए आपको ये सूत्र जो बताया गया, अल्क नेम में अनुलग्न नाम जोड़ना है, इस पर ध्यान देना पड़ेगा, सूत्र पर ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है। तो आज हम लोगों ने एल्केन यौगिक के बारे में जानकारी प्राप्त किया है और मुझे आशा है कि आप सभी लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आप सभी लोग इसी प्रकार चैनल के साथ बने रहिए और नए नए वीडियो जो कि हाइड्रोकार्बन पर आधारित आ रहे हैं उनको आप निरंतर देखते रहिए। साथ में अपने इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। ठीक है, धन्यवाद।